हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में गाइस इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट जो हमने वो कवर किया था, जिसमें हमने ये समझा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है, और एक वर्ड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में क्या डिफरेंट होता है उसके बारे में हमने बात किया था। और यही नहीं, हमने ये भी बात किया था कि जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस समय हम कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, या जो जर्नल एंट्री करते हैं वो कैसे करते हैं, और जो डिसोल्यूशन होता है उसके कितने मोड्स होते हैं, मतलब कितने तरीके होते हैं, मतलब किस कंडीशंस में एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आई होप आप हमारा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। तो कुछ कॉन्सेप्ट तो हमने कल की वीडियो में पढ़ लिए थे, कुछ थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ लिए थे। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको हमने बचा के रखा था, मैंने बोला था कि अपकमिंग वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फाइनली आज जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसके बारे में गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए देखिए, कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है स्पेशल पॉइंट। क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे देखो लिखा है स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहला जो स्पेशल पॉइंट आता है दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल। अब गाइस आप सभी को पता होगा एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या होता है। तो गाइस देखो, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जो कहाँ गिवन होती है, बैलेंस शीट के अंदर। यानी एक पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में जो आपको गुडविल दिखाई देती है उसी को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, देखो नॉर्मली हम क्या करते थे, इसके पहले जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े, चाहे वो चेंज इन पीएसआर का चैप्टर हो, या फिर आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर हो, रिटायरमेंट का चैप्टर हो, या फिर डेथ का चैप्टर हो, तो वहां पे अगर हमें कभी भी एग्जिस्टिंग गुडविल दिखाई देती थी तो उसे हम क्या करते थे, राइट ऑफ कर देते थे पार्टनर्स के बीच में, है ना। जिसकी एंट्री हम क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यही ना एंट्री करते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस चैप्टर एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ। सबसे पहली बात कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी गाइज, उसको हम रिटन ऑफ नहीं करेंगे अमंग पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। जिस तरीके से सारी एसेट्स को, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होती हैं, जिस तरीके से हमने कल बात किया था कि सारी एसेट्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप्स में जो है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसी तरीके से गुडविल को भी हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, और इसकी एंट्री होगी गाइज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको कहां ट्रांसफर करना, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। और किसको ट्रांसफर करना है, गुडविल को, तो टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका नरेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बीइंग गुडविल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो याद रखना गाइस, इस चैप्टर में, सिर्फ इस चैप्टर में, यानी कि डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में, अगर कभी भी आपको एग्जिस्टिंग गुडविल मिले, ठीक है, तो उसको आप राइट ऑफ नहीं करेंगे पार्टनर्स के बीच में, बल्कि उसको क्या करेंगे, आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आपको ये जो पहला स्पेशल पॉइंट था ये समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन के साथ हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट है वो देखो यहाँ पे लिखा है, कह रहा कि व्हेन एन असेट्स, ठीक है, यानी असेट्स के बारे में बारे में बात कर रहा है। अभी ब्रैकेट में लिखा हुआ रिकॉर्डेड, यानी चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, अगर कोई ऐसा असेट्स है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड है या फिर अनरिकॉर्डेड है, ठीक है, इज गिवन टू एन आउटसाइड लाइबिलिटी, या फिर कोई आउटसाइड लाइबिलिटीज हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो। ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो देखो गाइस, उसका ट्रीटमेंट देखो, आपको ना बहुत सारे टीचर रटा देंगे कि कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट हो, या कोई भी अनरिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड असेट्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी है जो कि रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उसकी एंट्री नहीं करते, मतलब नो एंट्री करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे उसका लॉजिक समझाऊंगा कि हम एंट्री क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, देखो देखो गाइस, नॉर्मली होता क्या है, अगर हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखो, आप सभी को इतना पता है इस चैप्टर में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, जितने भी असेट्स होते हैं,
जितने भी असेट्स बैलेंस शीट में होते हैं उसे हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ कह रहा हूँ कि एक मशीन है बैलेंस शीट में जिसकी वैल्यू है 10,000, ठीक है, तो उसको मान लो हमने क्या किया, रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और यही नहीं, आपको मैंने बताया था कि जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उन सारी लाइबिलिटीज को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये बात आपको पता है ना। तो अब जैसे मान लो एक लाइबिलिटी यहां मैंने लिया है कि मान लो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी थी क्रेडिटर नाम की, ठीक है, कितना थी, 8,000। तो इसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं नॉर्मली, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। देखो, जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स होते हैं उसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं बैलेंस शीट में उसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम अब इसकी एंट्री आपसे पूछें, ठीक है, अच्छा एक कंडीशन हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लो एक मेरा कोई क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, मान लो उसको 8,000 रुपया देना था, ठीक है। अब वो आया मेरे से पेमेंट लेने कि भैया आप मेरा 8,000 रुपया दे दो। तो मैंने कहा देखो भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो एक काम करो तुम ना, मेरे पास मशीन है, ये देखो मशीन है 10,000 की, तुम्हारा तो 8,000 रुपया मुझे देना है, लेकिन मेरे पास एक मशीन है जिसकी वैल्यू है 10,000, ये 10,000 की मशीन मैं तुमको दे रहा हूँ। तो क्रेडिटर को तो भाई मजे ही मजे हैं, वो तो ले ही लेगा क्योंकि उसको 2,000 का फायदा होगा। तो क्रेडिटर ने क्या किया, इस मशीन को ले लिया, ठीक है। अब जरा बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो, जो मशीन है, क्योंकि मशीन हम दे रहे हैं किसको, क्रेडिटर को दे रहे हैं, इसका मतलब मशीन हमको छोड़ के जा रही है, या फिर मशीन जो है वो फर्म की बैलेंस शीट से उसको हटाना है। तो अगर उसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस, देखो जितनी भी असेट्स होती हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। लेकिन अगर मान लो इस मशीन को यहां से हटाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, मशीन की वैल्यू कितना थी, 10,000। बात समझ में आ रही है। फिर से देखो, मशीन को नॉर्मली हम कहाँ दिखाते हैं, जितने भी असेट्स होते हैं उसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन अब इसे हमें दे देना है, किसको, क्रेडिटर को देना है, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि जो चीजें रियलाइजेशन के डेबिट में थी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 10,000 से, ठीक है। और ये 10,000 की मशीन क्यों मैं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा एक क्रेडिटर था 8,000 का, उसका मैं पेमेंट कर रहा हूं। तो जब अगर मान लो यहां से मुझे क्रेडिटर को हटाना है, तो क्रेडिटर वैसे तो नॉर्मली रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है, लेकिन इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा गाइस। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, रियलाइजेशन को डेबिट किया 8,000 से। लेकिन अब जब आप इसका दोनों साइड मैच करेंगे तो देखो क्रेडिट में आपको 10,000 दिख रहा है, लेकिन डेबिट में 8,000 दिख रहा है। मतलब 8,000 के बदले क्रेडिटर को हम 10,000 का असेट दे रहे हैं, एक तरीके से मेरा 2,000 का लॉस है। तो लॉस को हम कहां दिखाते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2,000, ठीक है। अब एक बार जरा दोनों साइड टैली करो, तो यहां भी देखो 10,000 आ रहा है डेबिट साइड में, और क्रेडिट में भी कितना आ रहा है, 10,000। तो अल्टीमेटली दोनों का जो इंपैक्ट है वो क्या है, बराबर हो गया, ठीक है। तो बताओ इस जर्नल एंट्री का कोई मतलब है, इस जर्नल एंट्री का कोई मतलब है भाई, 10,000 से तुम रियलाइजेशन को डेबिट कर रहे हो और 10,000 से रियलाइजेशन को क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका कोई मतलब है, कोई भी मतलब नहीं। इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि नील हो जाएगा। तो यही रीजन होता है गाइस, हम कोई भी एंट्री नहीं करते, ठीक है, कोई भी एंट्री नहीं करते किस केस में, तो याद रखना, यहां देखो मैंने लिखा है स्पेशल पॉइंट नंबर 2, कह रहा कि व्हेन एन असेट्स, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, इज गिवन टू एन आउटसाइड लाइबिलिटी, अगर वो असेट्स की भी किसी भी आउटसाइड लाइबिलिटी के लिए पे किया जा रहा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, तो इस केस में हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आई होप आपको सेकंड स्पेशल पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए गाइस, इसके बाद हम जो थर्ड हमारा स्पेशल पॉइंट है उसको समझते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, इसमें कह रहा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, किसके बारे में, अबाउट सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखो रियलाइजेशन के समय हमेशा क्या होता है कि हमारे पास, यानी कि फर्म के पास जितनी भी असेट्स होती हैं उसे सेल करना पड़ता है, उसे बेचना पड़ता है, और फिर उससे जो पैसा रिकवर होता है उससे हम लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं। अब जैसे मान लो हमने कोई भी असेट सेल की, लेकिन क्वेश्चन में उसका कोई वैल्यू बता ही नहीं रहा है कि वो कितने में बेचा गया, तो इस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, तो देखो सीबीएसई की एक अजम्पशन है
ठीक है। और वो अजम्पशंस ये है कि अगर किसी भी असेट्स की जो सेल वैल्यू है वो क्वेश्चन में नहीं बता रहा, मतलब कि क्वेश्चन साइलेंट है, तो याद रखना टेंजिबल असेट्स अगर होगा, टेंजिबल असेट्स समझते हैं ना, टेंजिबल असेट्स यानी कि वो असेट जिसे हम टच और छू भी सकते हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, तो उसको हम ये मानेंगे कि वो किस वैल्यू पे बेचा गया है, बुक वैल्यू पर। यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू आपको दिख रही है उसी वैल्यू पे माना जाएगा कि वो उसी वैल्यू पे बेचा गया होगा, ठीक है। लेकिन याद रखना अगर वो इनटेंजिबल असेट्स है, ठीक है, जैसे कॉपीराइट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, अगर इनकी कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं बता रहा कि इसको किस वैल्यू पे बेचा गया है, तो सीबीएसई कहता है हम इसको क्या मानेंगे, जीरो, यानी कि नील वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी असेट्स जो बेचा गया लेकिन उसका कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इट मींस कि क्वेश्चन साइलेंट है, देन टेंजिबल असेट्स के केस में हम क्या मानेंगे कि वो बुक वैल्यू पे सेल हुआ है। और अगर आपका इनटेंजिबल असेट्स है तो ये मानेंगे कि उसको नील वैल्यू पर यानी कि जीरो पर बेचा गया है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आइए आपका स्पेशल पॉइंट नंबर 4, इसमें करा कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेड टू आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हुआ है लेकिन किस वैल्यू पर किया गया है इस बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो इस कंडीशंस में सीबीएसई की एजम्पशंस कहती हैं कि देन वी विल पे बुक वैल्यू, तो ये माना जाएगा कि उसका पेमेंट बुक वैल्यू पे किया गया है, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है उसी वैल्यू पर उसका हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना जरूरी समझूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं समझ में आता कि सर आउटसाइड लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, और जो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होता वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे क्वेश्चन करने में। तो देखो अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी की बात करें तो जो आपको पता है, देखो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, ये सब तो आपको पता है आउटसाइड लायबिलिटीज होती है। इसके अलावा आप याद रखिएगा पार्टनर्स रिलेटिव लोन, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि जो पार्टनर है उसकी वाइफ ने लोन दिया था, ठीक है, या उसके और किसी रिश्तेदार ने लोन दिया था, तो वो भी क्या माना जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटी माना जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी पार्टनर्स के मतलब पार्टनर्स के किसी रिलेटिव ने अगर लोन दे रखा है फर्म को तो वो भी क्या कंसीडर किया जाएगा, आउटसाइड लायबिलिटीज कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सभी क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। और एक चीज याद रखना, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड जिसको ईपीएफ कहते हैं, ये भी किसमें आएगा, आउटसाइड लायबिलिटी में ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और स्टार बना दे रहा हूं, इसको भी याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये सभी क्या होते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी में ही कंसीडर किए जाते हैं। और इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि जो अनअर्न्ड इनकम होती है वो भी किसका पार्ट होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज का पार्ट होता है, ठीक है। चलो इसके अलावा जो नॉट आउटसाइड लायबिलिटीज है, यानी जो आउटसाइड लायबिलिटी में हम जिसको नहीं कंसीडर करते, जैसे कि आपका कोई भी फ्री रिजर्व हो गया, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, है ना। इसके अलावा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, देखो एक तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस अगर है तो उसको भी हम आउटसाइड लायबिलिटी नहीं मानते, ठीक है। तो याद रखना किसी भी लायबिलिटी को के लिए हम कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते हैं, ओके। तो प्रोविजंस को हम यहाँ क्या नहीं कंसीडर करेंगे, आउटसाइड लायबिलिटी नहीं कंसीडर करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद हम एक स्पेशल पॉइंट है जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ IFR, अगर क्वेश्चन में IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, इसको भी समझ लीजिए। देखो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं है, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना 5000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है कितना 1 लाख, ठीक है। देखो अगर हम प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग बात करें, यानी पिछले चैप्टर में हमने जैसे पढ़ा IFR के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था, IFR के बारे में हमने यही पढ़ा था कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी लॉस या कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है, जैसे मान लो अगर लॉस हो गया तो उसको हम क्या करते थे, इस IFR से उसको रिकवर करने की कोशिश करते थे, है ना। या फिर अगर कोई भी लॉस नहीं होता था तो इस IFR को हम क्या करते थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, है ना, जिसके लिए आप एंट्री करते थे IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको याद होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है।
यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक असेट है, तो असेट को हम हमेशा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर, ठीक है, बुक वैल्यू पर। और ये जो आईएफआर दिया है गाइस, इसको आप पार्टनर्स कैपिटल में नहीं ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इसको आप कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। याद रखना इस बात को, इसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ओके, तो इतना सा डिफरेंट है। बाकी पिछले चैप्टर में क्या हो रहा था, जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, लेकिन इस चैप्टर में आईएफआर अगर बचा है तो ठीक है, उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना नहीं है। ओके ओके, चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ WCR, और आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक जो DK गोयल की है, उसका क्वेश्चन भी करेंगे, तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखो, ट्रीटमेंट ऑफ WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है और WCR इसमें दिया हुआ 10,000, ठीक है। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, जैसे मैं अगर बात करूं केस नंबर फर्स्ट की, तो कह रहा है कि केस नंबर फर्स्ट में नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी और नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी नहीं क्रिएट हुई है। तो इस केस में देखो हम क्या करते हैं, पिछले चैप्टर में भी हम क्या करते थे, ये पूरा का पूरा जो रिजर्व होता था ये हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे। तो देखो यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और बाई WCR करके, जैसे मान लो इनका रेशियो है, कुछ नहीं बता रहा तो इक्वल मानेंगे, तो 5,000 एंड 5,000 एक्स एंड वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काम तो आप पिछले चैप्टर में भी करते थे, तो सेम उसी तरीके से फर्स्ट केस में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड की बात करें, तो केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यानी कि WCL ₹4,000, तो यहाँ 4,000 रुपए का क्लेम हो गया। मतलब जो पार्टनर होगा उसको कोई इंजरी हुई होगी, ठीक है, तो उसकी इंजरी पर जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई है वो कितने की हुई है, 4,000 की, ठीक है। और हमारे पास रिजर्व कितना था, 10,000 का, हमारे पास रिजर्व में कितना बचा था, 10,000 का। तो 10,000 में अगर 4,000 की लाइबिलिटी हो गई तो बताओ कितना रिजर्व बच जाएगा, 6,000। तो वो 6,000 कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और किस रेशियो में, PSR में बांट दिया जाएगा, जो कि क्या था, इक्वल, यानी 3,000। यहाँ तक तो ठीक है, 50% काम आपने कर लिया। अब देखो सुनो, जो 4,000 की लाइबिलिटी, जो 4,000 का क्लेम हुआ है, जो 4,000 का क्लेम हुआ है, इसको क्या करेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे एज अ लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई WCL करके 4,000, ठीक है। और जो 90% स्टूडेंट गलती करते हैं, लाइबिलिटी तो इसको मान लेते हैं, है भी, ठीक है, तो उसको लाइबिलिटी मान करके रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन एक चीज वो भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इसका पेमेंट भी करना है। तो याद रखना, इसका पेमेंट भी करना होता है, तो इसीलिए इसको हम रियलाइजेशन के डेबिट में भी दिखाते हैं, टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट करके, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो याद रखना, अगर क्लेम कम है, रिजर्व ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रिजर्व है क्लेम से, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी जो क्लेम हुआ है उसको हम सबसे पहले एज अ लाइबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में दिखाएंगे, और फिर उसको हमें पेमेंट भी करना होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आइए इसके बाद थर्ड केस पढ़ते हैं, जो थोड़ा स्पेशल है, इसको आप समझिए ध्यान से। अब जैसे थर्ड केस में मान लो कह दिया कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ₹13,000, इस बार 13,000 का क्लेम हो गया, जबकि हमारे पास जो रिजर्व था वो कितना था, 10,000। इसका मतलब इस बार लाइबिलिटी ज्यादा है, 3,000 ज्यादा हमको देना पड़ेगा, 3,000 का नुकसान है। तो बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर कुछ नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार रिजर्व हमारे पास कम है, लाइबिलिटी ज्यादा है, तो देखो बाई WCR यहाँ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ रियलाइजेशन के क्रेडिट में कितना लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, तो आप कहोगे सर 13,000, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और फिर इसका पेमेंट भी करना होता है, तो डेबिट में क्या दिखाएंगे, टू कैश अकाउंट। यही आप करोगे ना, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये बताओ 3,000 का लॉस भी तो हुआ है, 10,000 का हमारे पास रिजर्व था और हमको पेमेंट करना है 13,000 का, तो 3,000 का तो लॉस भी है, तो वो लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां आना चाहिए, यहां आना चाहिए। तो उसको कैसे लाओगे, नहीं ला सकते, है ना। तो देखो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, फिर इस तरीके से आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट फिर ऐसे होगा, देखो जैसे मैं बता रहा हूं, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहली बात, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, ये बात तो 100% तय है,
ठीक है। लेकिन जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो याद रखना, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम जो WCL यानी जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी या तो लाइबिलिटी हम क्रिएट करते हैं वो मैक्सिमम उतनी ही करते हैं जितने का हमारे पास रिजर्व था। तो रिजर्व हमारे पास कितना था 10,000, तो हम 13,000 ना दिखा करके कितना दिखाएंगे 10,000, ठीक है। और डेबिट में हम पेमेंट कितना करेंगे जितने की लाइबिलिटी हुई थी, तो लाइबिलिटी कितनी की हुई थी 13,000 की, तो यहां हम पूरा 13,000 दिखाएंगे। अब अगर आप इसका बैलेंस देखो, अगर आप इसका बैलेंस करो, 13,000 आपने यहां लिखा, 13,000 आपने यहां लिखा, जब आप इसका बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, यानी कि लॉस होगा कितना 3,000 का। और इस लॉस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। फिर अब ये लॉस ऑटोमेटिकली यहां पे आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में यहां से यहां चला आ जाएगा। क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन 1500 एंड 1500, ठीक है। अब सही हो गया ना। तो याद रखना ऐसे ही ट्रीटमेंट करना है थर्ड केस में। अगर कभी भी वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी रिजर्व से ज्यादा हो गई तो देखो लाइबिलिटी जो क्रिएट करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट में, याद रखना मैक्सिमम उतना ही अमाउंट आप कर सकते हैं जितना का रिजर्व है। तो रिजर्व कितना था 10,000 का, तो 10,000 की ही लाइबिलिटी क्रिएट सकते हैं। लेकिन पेमेंट की अगर बात होगी तो पेमेंट हम पूरा करेंगे जितनी की लाइबिलिटी हुई है, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटिकली जो लॉस यहां पर आएगा वो ऑटोमेटिकली यहां आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं है। तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए आपकी जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जो कि WCR से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मनोज एंड नंद वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये ओल्ड रेशियो हो गया। हमसे कह रहा पास जर्नल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। मतलब हमें जर्नल एंट्री करनी है। पहले केस में कह रहा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एज ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए का रिजर्व हमारे पास है। एंड देयर वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन, और कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इस पूरे 1 लाख रुपए को हम बांट देंगे पार्टनर्स में। तो देखो इसके सोल्यूशन में इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, और ये दे दिया जाएगा किसको, पार्टनर्स को, टू मनोज एज कैपिटल टू नंद एज कैपिटल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में। तो 1 लाख को अगर आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मनोज के सामने 60,000 आ जाएगा और नंद के सामने कितना आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो आई होप आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। नरेशन इसका लिख लेंगे बेइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2, ठीक है। ओके, आइए इसके बाद हम सेकंड केस देखते हैं। देखो सेकंड केस में कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड ₹1 लाख, यानी यहां भी रिजर्व 1 लाख का है। एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज एज सर्टेन एट ₹75,000, यानी 75,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो 25,000 का रिजर्व बचेगा, तो वो 25,000 का रिजर्व हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले काम मैंने क्या बताया था कि जितना रिजर्व है उसको हमें कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, जिसकी एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 75,000। सर 75,000 ही क्यों लिया आपने, बताइए। क्योंकि लाइबिलिटी कितना है 75,000 की है। देखो मैंने अभी थर्ड केस में क्या था कि वहां पे लाइबिलिटी का जो अमाउंट था वो ज्यादा था रिजर्व से, लेकिन यहाँ पे रिजर्व से कम ही लाइबिलिटी है, तो कम है तो कम वाला ही लेंगे, लेकिन अगर ज्यादा है तो मैक्सिमम उतना ही लेंगे जितने का रिजर्व होता है। तो यहाँ 75,000 की लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, उसको हम सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, समझ में आ गया। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि इसका पेमेंट भी करना होता है, ठीक है, जो कहां दिखाते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो इसकी बी वाली एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट पेड 75,000 एंड 75,000। तो दो काम हमने कर लिया। पहले क्या किया, 75,000 की लाइबिलिटी को हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया और फिर 75,000 का हमने पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, ठीक है। अब इसके बाद भाई 1 लाख का रिजर्व था, 75,000 की लाइबिलिटी हुई है, तो कितना बच रहा है 25,000। तो जो 25,000 बच रहा है वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो देखो सी इसकी तीसरी एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट कितना 25,000। देखो कैसे आया, 1 लाख में से 75,000 माइनस कर देंगे तो 25,000 आ जाएगा, और ये 25,000 किसको दे देंगे, मनोज और नंद को। तो 2 मनोज एज कैपिटल और 2 नंद एज कैपिटल। किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो में। तो मनोज को मिल जाएगा 15,000 और नंद को मिल जाएगा 10,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ओके, नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंस WCR डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2।
यानी जो 25,000 का बैलेंस अमाउंट था उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मनोज और नंद को, किस रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, आइए इसके बाद थर्ड केस देखते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस कह रहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख एंड लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज अस्टेटेन 1,20,000। अब यहाँ देखो लाइबिलिटी कितना हो रही है, 1,20,000, लेकिन मैंने बताया था रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम मैक्सिमम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, जितने का रिजर्व है, यानी कि 1 लाख। तो देखो पहली एंट्री जो होगी यहाँ पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने वाली, थर्ड केस का पहला, वो होगा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन मैक्सिमम कितना, ये 1 लाख। याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं रियलाइजेशन के क्रेडिट में एज अ लाइबिलिटी, 1 लाख, यानी कि जितने का रिजर्व होता है। ठीक है, लेकिन पेमेंट तो हम पूरा करेंगे, तो पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,20,000, यानी जितने की लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी। अब देखो रिजर्व हमारे पास 1 लाख का था, लाइबिलिटी 1,20,000 की हो गई, तो नुकसान हो रहा है हमारा कितने का, 20,000 का। अब ये जो 20,000 का नुकसान हो रहा है उसको वियर कौन करेंगे, तो पार्टनर्स करेंगे, और इसकी एंट्री हो जाएगी मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंद से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का लॉस हुआ था, 20,000 का। अब इस 20,000 के लॉस को मनोज और नंद ये दोनों बियर करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, यानी कि 3:2 में। तो मनोज कितना बियर करेगा, 12,000, और नंद कितना बियर करेंगे, 8,000। ठीक है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको थर्ड केस भी समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। ठीक है, आसान है। चलो लास्ट केस जो सबसे आसान है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख और लाइबिलिटी भी 1 लाख है ना, लाइबिलिटी भी 1 लाख और रिजर्व भी 1 लाख है, मतलब कुछ बचेगा नहीं। देखो तो सबसे पहले आप जो WCR है उसको ट्रांसफर कर दीजिए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 1 लाख एंड 1 लाख। इसके बाद सेकंड एंट्री उसका पेमेंट कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख एंड 1 लाख बीइंग अमाउंट पेड। ठीक है, तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं आज इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट, जो स्पेशल पॉइंट हमने डिस्कशन किए वो आपको समझ में आए होंगे, और जो हमने क्वेश्चन किया WCR से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो गाइस देखो जिन बच्चों को अगर ये वीडियो देखने पे नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज सबसे पहले मैं उनको रिकमेंड करूंगा, तो मेरा जो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, वो वीडियो आप देखिए, देन इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, सारी की सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, और सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी गाइस। ठीक है गाइस, मैं आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बना देता हूं, ताकि आपको सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस मिलते रहें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वो मैं वहां उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप सीक्वेंस में मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, ताकि अपकमिंग वीडियो जो भी मैं डालूं, अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।